नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास होगी वो हिंदी की होगी और हिंदी में आज का जो हमारा टॉपिक है होगा हमारा लिपि का। इससे पहले की 3 क्लासों में हमने सबसे पहले भाषा की बात की थी कि भाषा का विकास कैसे हुआ। उसके बाद हमने हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ उसके बारे में बात कर ली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिपि और लिपि में हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे लिपि की। लिपि क्या होती है? तो लिपि क्या होती है कि जो हम बोल रहे हैं, हम जो मौखिक रूप से बोल रहे हैं उसे अगर हम जिन चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। यानी जैसे मैंने बोला राम, आम, श्याम, कुछ भी जो मैं बोल रहा हूँ उसको जो हम लिख रहे हैं उनको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और इन वर्ण चिन्हों को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। इन वर्ण चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ इसको हम आ ही क्यों बोल रहे हैं, तो इसका एक चिन्ह है और इस चिन्ह लिपि चिन्ह को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। यानी जिस रूप में हम इसे लिख रहे हैं वही हमारा क्या है, लिपि है। लिपि अनेक प्रकार की होती है। तो सबसे बात करें लिपि का विकास कैसे होता है, विकास का क्रम की बात करें तो सबसे पहले जो लिपि आई थी वो थी आपकी चित्रलिपि। चित्रलिपि यानी केवल चित्रों के माध्यम से अपने भावों को बताया जाता था। और ये जो चित्रलिपि है ये चीनी भाषा में, जापानी भाषा में, सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा होगा। तो वहां पर जो लिखे लिखे हुए साक्ष्य मिले हमें वो चित्र के रूप में मिले हैं। तो इन्हें सबसे पहले विकास होती है आपकी चित्रलिपि की। उसके बाद जब इसका विकास हुआ तो हो गया आपका प्रतीक लिपि, यानी किसी चिन्हों के माध्यम से बताया गया कि इस चिन्ह का मतलब ये है, इस चिन्ह का मतलब है। और ये जो प्रतीक लिपि है ये चलती है आपकी मिस्र सभ्यता में। इसका जब लिपि का थोड़ा और विकास हुआ तो बने आपकी भाव लिपि, यानी अपने भावों के माध्यम से अपने भाव बताकर कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, तो भावों के माध्यम से अपनी बातों को बताया गया तो उसे कहा गया भाव लिपि। इसका जब भाव लिपि का विकास हुआ तब बनी आपकी ध्वनि लिपि, यानी ध्वनियों के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करने लगे। और ध्वनि लिपि को दो भागों में बांटा गया, एक बनी आपकी अक्षरात्मक और दूसरी बनी आपकी वर्णात्मक। ध्वनि लिपि को ही दो भागों में बांटा, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। और ये जो अक्षरात्मक लिपि है यही जितनी भी भाषा है भारत की सभी भाषाएं इसी अक्षरात्मक लिपि में लिखी जाती है। और जो वर्णात्मक लिपि होती है जिसमें आपकी रोमन लिपि आती है, आपने रोमन शब्द सुने होंगे, वो सारे आपके आते हैं वर्णात्मक में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की चित्रलिपि की, फिर बात आई प्रतीक लिपि की, फिर आए भाव लिपि की, फिर बात आए भाव लिपि के बाद ध्वनि लिपि की। और ध्वनि लिपि से बनी आपकी दो, अक्षरात्मक और वर्णनात्मक। और भारत की अगर पूछेगा तो सारी की स्थिति में लिखी जाती है अक्षरात्मक। अगर हम इससे आगे की बात करें, अब अगर आगे बात करें तो मैंने जब लास्ट बोला था आपको अक्षरात्मक, तो उसके बाद बात करते हैं कि भारत की लिपियां। तो भारत में अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में भारत की 3 लिपियां मिलती है। सबसे पहले आपकी सिंधु घाटी की लिपि, दूसरी होती है आपकी खरष्ट लिपि और तीसरी होती है आपकी ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि में वही थी आपकी जो चित्रात्मक थी। खरष्ट लिपि ऐसी लिपि है जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। सर तीसरी आती है आपकी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि की बात करें तो इस ब्राह्मी लिपि को दो भागों में बांटा गया है, एक है आपकी उत्तरी शैली और दूसरी आपकी दक्षिणी शैली। नाम से पता चल रहा है उत्तरी शैली यानी भारत के उत्तर वाले क्षेत्र में, और दक्षिणी शैली जो भारत के दक्षिण वाले क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें आपका तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, आदि आदि जो दक्षिण में बोली जाती है वो सारी आती है आपकी ब्राह्मी की दक्षिणी शैली में। यही बात करें ब्राह्मी की उत्तरी शैली में, तो उत्तरी शैली का जो विकास होता है फिर बनती है आपकी गुप्त शैली। गुप्त काल में इसका ज्यादा विकास होता है, इसलिए इसे गुप्त शैली के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये गुप्त शैली ही विकास में क्या बन जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, सिद्ध मातृका या कुटिला लिपि या कुटिल शैली। ये दोनों ही एक ही नाम है। तो गुप्त लिपि के बाद जो विकास होता है भारत की लिपि में वो होता है आपकी सिद्ध मात्रक लिपि या कुटिला लिपि। यही सिद्ध मात्रक लिपि फिर दो भागों में बढ़ती है, एक बनती है आपकी सारदा, दूसरी बनती है आपकी नागरी। एक बनती है आपकी सारदा और दूसरी बनती है आपकी नागरी लिपि। इस सारदा लिपि की बात करें तो इससे आपकी बनती है, एक बनती है आपकी गुरुमुखी हो गया, कश्मीरी हो गया, लहदा हो गया, आदि आदि जो और भी लिपियां हैं जो इस लिपि के अंतर्गत नहीं आती है वो सारी आपकी सारदा लिपि में आती है, जिसमें गुरुमुखी, कश्मीरी, लहदा आदि बहुत सी लिपियां हैं जो सारदा लिपि के अंतर्गत आती है। दूसरी मैंने कहा नागरी लिपि। इस नागरी लिपि को दो भागों में बांटा, एक आपकी पूर्वी नागरी और दूसरी आपकी पश्चिमी नागरी। और बाद में अंततः जो ये पश्चिमी नागरी लिपि से है, इसी से आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो देवनागरी लिपि का विकास कहां से शुरू हुआ है, ब्राह्मी लिपि से शुरू हुआ है।
देवनागरी लिपि की बात करो या फिर भारत में जितनी भी लिपियां बोली जाती है, सारी लिपियों का विकास कहाँ से होता है? ब्राह्मी लिपि से होता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यही ब्राह्मी लिपि आगे बढ़कर बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंची और बाद में अंततः बनी हमारी देवनागरी लिपि, जो कि हमारे संविधान में भी लिखा है कि भारत की भाषा हिंदी होगी और भारत की जो लिपि होगी आपकी देवनागरी लिपि होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें इस देवनागरी लिपि की, तो इस देवनागरी लिपि का जो सबसे पहले हमें साक्ष्य मिलता है वो कहा जाता है कि गुजरात की एक राजा था जयभट्ट। इस जयभट्ट के शिलालेखों में हमें देवनागरी लिपि का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। यानी जो आपका जयभट्ट था उसने अपने शिलालेख में इस देवनागरी लिपि का ही विकास यानी इस देवनागरी लिपि में ही लिखा था। क्लियर? तो ये हमारा क्या होता है, लिपि का विकास कैसे कैसे होता है। फिर आगे बात करते हैं कि जो ये देवनागरी लिपि है इसका नामकरण कैसा हुआ है। तो कहा जाता है कि जो गुजरात के नागर ब्राह्मण थे उनसे इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ा है, क्योंकि सबसे पहले इसका उल्लेख है, सबसे पहले इसके साक्ष्य जो है गुजरात में ही मिलते हैं जयभट्ट के शिलालेखों में, इसलिए इसका नाम देवनागरी भी मिला है। इसके अलावा इसे लोक नागरी या हिंदी नागरी के नाम से भी जाना जाता है। ये दो पॉइंट और इसमें याद रख लेना आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लिपि का विकास हो गया, लिपि का कहां से आई, कैसे इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ा। अब अगर आगे बात करें तो बात करते हैं कि जो हमारी जो लिपि है, जो हमारे संविधान में मानी गई देवनागरी लिपि, इसमें बात करते हैं कि देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ दोष है, कुछ गुण है। तो सबसे पहले बात करें देवनागरी लिपि की, तो जो देवनागरी लिपि है हमारी वो बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। यानी हमारा जो क्रम होता है ऐसा होता है, इस तरफ से हम सिर्फ लिखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो हमारा क्रम जो होता है ना देवनागरी लिपि का, वो हमेशा से बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, और जब नेक्स्ट टाइम में आते हैं तो फिर से बाएं से दाएं की तरफ ही आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें जो देवनागरी लिपि है वो आपकी अक्षरात्मक और ध्वन्यात्मक लिपि है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग होता है। शिरोरेखा क्या होती है, जैसे कि हम शब्द लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा आज। अब ये जो आज है, जब तक हम इसके ऊपर एक लाइन नहीं खींच देते हैं तब तक ये पूरा नहीं माना जाता है। और ये जो लाइन है इसे ही क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, शिरोरेखा कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे बात करें तो जो देवनागरी लिपि है इसे एक आदर्श लिपि भी माना जाता है, यानी क्योंकि इसका जो विकास है प्रॉपर क्रम से हुआ है, कहां से कैसे आई थी, इसीलिए इस देवनागरी लिपि को आदर्श लिपि कहा जाता है। और एक व्यक्ति हुए आपके विनोबा भावे जी। इन विनोबा भावे जी ने देवनागरी लिपि को लोक नागरी भी कहा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किस व्यक्ति ने देवनागरी लिपि को लोक नागरी कहा है, तो आपको ध्यान रखना है विनोबा भावे जी ने देवनागरी लिपि को लोक नागरी लिपि कहा है। इसके अलावा जब हमारे देश में विजयनगर साम्राज्य चल रहा था, तो उसी विजयनगर साम्राज्य में जो वहां के ताम्र पत्र मिले हैं या दान पत्र मिले हैं, इन दान पात्रों में देवनागरी लिपि को नंद नागरी कहा गया है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत देवनागरी लिपि को क्या कहा गया है, नंद नागरी लिपि भी कहा गया है। ठीक है, अब ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है देवनागरी लिपि को लेकर। अब बात करते हैं देवनागरी लिपि के जो गुण है। अब गुण की बात करें तो सबसे पहले बात करें देवनागरी लिपि में क्या होता है, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होता है। यानी जैसे मैं लिख रहा हूँ अ, तो अ के लिए जो उच्चारण करते हैं हम अ ही कर सकते हैं, इस अ को हम कुछ और नहीं बोल सकते हैं। ध्यान रखना, पहला पॉइंट ये। दूसरा, इसमें कोई भी मूक वर्ण नहीं होता है। मूक वर्ण यानी साइलेंट वर्ड नहीं होता है। जैसे आपने इंग्लिश में देखा ना बहुत सारे साइलेंट वर्ड होते हैं, वैसे ही इस देवनागरी लिपि में कोई भी मूक वर्ण नहीं होता है। इसके अलावा भारत की अनेक लिपियों के लिए निकट है, यानी भारत में जितनी भी लिपियां हैं पूरी बोली बोली जाती है उनके निकट पाई जाती है आपकी देवनागरी लिपि। ठीक है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में क्या है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। जैसे मैंने राम बोला तो मैं राम ही लिखूंगा, यानी र और म से ही नहीं बनेगा। ऐसा नहीं मैं राम लिखूंगा और कुछ और शब्द का यूज करूंगा। तो ये क्या है, इसके महत्वपूर्ण गुण है। वही अगर दोषों की बात करें तो इसमें जो पहला जो इम्पोर्टेंट दोष है वो है शिरोरेखा का अनावश्यक प्रयोग, जिससे क्या होता है कि धारा प्रभाव लेखन में समस्या होती है। जैसे कि मैं कहूँ, मैंने लिखा राम आज, तो ये वर्ड तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम इसको लाइन नहीं खींचेंगे, और इस लाइन को खींचने में क्या लग जाता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इस कारण से क्या होता है, इसमें लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये धारा प्रवाह यानी फ्लो भी नहीं लिख पाते हम, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रुकना ही पड़ता है, पेन उठाना ही पड़ता है। ठीक है, तो धारा प्रभाव का
धारा प्रभाव का इसमें समस्या होती है, साथ ही इसमें सीरोरेखा का अनावश्यक प्रयोग, यानी अगर हम इसे सीरोरेखा पर ना लिखें तब भी काम चल सकता है, लेकिन ये कंपल्सरी है तो इसलिए भी इसका एक दोष माना जाता है। इसके अलावा वर्णों के रूप में सामयिक, यानी कुछ कुछ वर्णों में हमें क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ख, र और व। अगर ये ख है, अगर गलती से किसी ने जल्दीबाजी में र और व अलग अलग इसको अगर ऐसे जोड़ दिया तो ये ख बन जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो क्या कुछ वर्णों में सामने पाया जाए, जैसे भ और म, ये भ है, ये म है, बस अगर गलती से किसी ने ऐसा कर दिया तो ये भ का म हो जाएगा, या इसको यहाँ से हटा के सही म हो जाएगा। तो कुछ कुछ वर्ण हैं जिनमें क्या पता है सामने यानी एक जैसे दिखाई देते हैं। इसके अलावा संयुक्त व्यंजनों का अनावश्यक प्रयोग, यानी बहुत सी जगह हम संयुक्त व्यंजनों को जोड़कर उसका क्या करते हैं, अनर्थ भी कर सकते हैं। इसके अलावा र के 4 अवैज्ञानिक रूप, यानी हम र का 4 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ फिक्स नहीं कहाँ पे कैसा प्रयोग करना है, उसका कोई वैज्ञानिक रूप नहीं है, यह भाई अपनी मर्जी से प्रयोग करते हैं। जैसे एक राम ने यहाँ प्रयोग किया राम में, दूसरा राम ने ऊपर लगा दिया राम में, दूसरा राम ने नीचे लगा दिया इसमें, तीसरा रा देखो ये हमने डबल लगा दिया। तो यानी रा के 4 वैज्ञानिक रूप है, 4 अवैज्ञानिक रूप है। वैज्ञानिक रूप होता तो उसका कोई मतलब था, लेकिन 4 अवैज्ञानिक रूप भी इसमें क्या माना जाता है, इसका दोष माना जाता है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा दोष का कारण है इसका टंकण और टाइप में अधिक समस्या है। यानी अगर आपने हिंदी टाइपिंग की होगी तो हिंदी टाइपिंग में आप देखते हो ना कि कई वर्णों के लिए बहुत सारे वर्ड एक साथ कंट्रोल और शिफ्ट के साथ दबाने पड़ते हैं, तो वो क्या होती है, इनकी टाइप में डिफरेंट होती है। लगभग 403 टाइप होती है इसमें, यानी 403 टाइप से हम हिंदी की टाइपिंग करते हैं, इसमें हिंदी की टाइपिंग थोड़ा सा टफ होती है। ठीक है, तो ये हमने बात की देवनागरी लिपि की। देवनागरी लिपि में कुछ प्रमुख तथ्य, सिर्फ उसके गुण और दोष। अब इन्हीं दोषों या देवनागरी लिपि के विकास में कुछ सुधार लाए गए, कुछ समितियां बनाई गई, उन्हीं समितियों की बात करते हैं। तो जो देवनागरी लिपि के सुधार के लिए बात की गई थी, तो इसमें सबसे पहले जो बात की गई थी 1904 में। 1904 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक तिलक फॉन्ट बनाया गया था, जिसके द्वारा देवनागरी लिपि के सुधार की बात की गई थी। इसके अलावा दो व्यक्ति हुए हैं जिन्हें सावरकर बंधु के नाम से जाना जाता है। इन सावरकर बंधुओं के द्वारा अ की बराबरी दी गई, जो हम करते हैं ना अ की बराबरी, ये अ की बराबरी किसके द्वारा दी गई थी, सावरकर बंधु के द्वारा ही दी गई थी। और इस अ की बराबरी का प्रयोग गांधी जी ने उनका जो पत्र होता था हरिजन सेवक पत्र, उस पत्र में इस अ की बराबरी का प्रयोग किया गया था, लेकिन बाद में 1945 में इसे कैंसिल कर दिया गया था। 1945 में इस अ की बराबरी का जो सुझाव था उसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके अलावा एक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, इन श्याम सुंदर दास जी का कहना था कि जो हमारे पंचम अक्षर होते हैं, जो वर्णमाला होती है उसमें जो क ख ग के लास्ट का जो वर्ण होता है पंचम अक्षर, इन पंचम अक्षरों के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। अनुस्वार यानी एक जो शिरोरेखा पर एक बिंदु होती है इसका प्रयोग कर सकते हैं इन पंचम अक्षरों के स्थान पर। इसके अलावा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा कहा गया था कि हमें देवनागरी लिपि की जगह रोमन लिपि का प्रयोग करना चाहिए, तो ये प्रस्ताव रखा था डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा। इसके अलावा हिंदी साहित्य अकादमी का एक अधिवेशन होता है 24वां अधिवेशन 1935। इस 24वें अधिवेशन में ही नागरी लिपि सुधार के लिए नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना की गई, और इसके जो संयोजक थे वो थे आपके काका साहब कालेलकर। तो काका साहब कालेलकर ने के संयोजन में ही आपकी नागरी लिपि सुधार समिति बनी गई थी 24वें संविधान संशोधन 1935 में। और इसी नागरी सुधार समिति के द्वारा 1945 में इसी नागरी सुधार समिति के द्वारा 1945 में एक समिति जो इन्होंने बनाई थी, इसी समिति के द्वारा बहुत सारे नियम दिए गए कि देवनागरी लिपि का कैसा प्रयोग होगा, किस तरीके से इस चीज को लिखा जाता है, इस तरीके से हम देवनागरी लिपि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपकी आज की क्लास होगी जिसमें हमने सबसे पहले लिपि की बात की थी कि हमारी लिपि कैसे आई, कैसे उसका विकास हुआ। फिर हम देवनागरी लिपि के बारे में बात की, उसके गुण दोष, उसकी क्या विशेषता है। इसके अलावा हमने बात की कि इसके सुधार के लिए क्या क्या काम किए गए हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने देवनागरी लिपि की बात कर दी। आई होप आपकी क्लास आज की अच्छी लगी है। नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जो हमारी हिंदी भाषा है उसको हमारे संविधान में कब मान्यता मिली, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, कैसे उसके लिए संशोधन किए गए हैं, कितनी हमारे संविधान की जो भाग है अनुच्छेद में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो सारी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। धन्यवाद।